नमस्कार, मैं डॉक्टर सूर्योदय भट्टाचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र, राज्य के महाविद्यालय प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। पिछले भाग में हमने देखा कि एक कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल में कॉन्सेप्ट क्या होता है, उस कॉन्सेप्ट को कैसे पहचान सकते हैं, कॉन्सेप्ट की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होता है, एट्रीब्यूट्स वैल्यूज़ क्या होते हैं। फिर हमने देखा कि कॉन्सेप्ट्स कितने प्रकार के होते हैं और कॉन्सेप्ट अटेनमेंट का मतलब क्या होता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर हम एक क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं तो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल का हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल को क्लास में इस्तेमाल करने के दौरान हमको क्या क्या करना पड़ता है। हमको मतलब यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट्स दोनों की हम बात कर रहे हैं कि एक टीचर क्या करेगा, एक स्टूडेंट क्या करेगा। सबसे पहले टीचर पे आते हैं। टीचर सबसे पहले जो काम करता है वो ये है कि जिस कॉन्सेप्ट को वो बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा है उस कॉन्सेप्ट से संबंधित कुछ उदाहरण, जिसको एग्जाम्पलर भी कहा जाता है, उन एग्जाम्पलर्स को और कुछ ऐसे उदाहरण जो उन कॉन्सेप्ट से संबंधित नहीं है, जिसको हम लोग नॉन एग्जाम्पलर्स भी कहते हैं, इन दोनों को वो अपने बोर्ड पे या किसी कार्ड के माध्यम से स्टूडेंट्स के सामने प्रस्तुत करता है। करने का तरीका यह होता है कि एक तरफ उदाहरण लिखे होते हैं और दूसरी तरफ उन उदाहरणों के कॉरस्पॉन्डिंग यस या नो। यस का मतलब ये वो उदाहरण है जो उस कॉन्सेप्ट से संबंधित हैं, नो का मतलब ये वो उदाहरण है जो उस कॉन्सेप्ट से संबंधित नहीं है। और स्टूडेंट से यह कहा जाता है कि आप इन उदाहरणों को देखिए और सोचिए कि आज हम किन कॉन्सेप्ट के बारे में या किस चीज के बारे में पढ़ेंगे। इस आधार पे स्टूडेंट्स अपने कॉपी में नोट डाउन करते हैं और एक हाइपोथेसिस बनाते हैं उदाहरण को देखते हुए कि हाँ, इस उदाहरण में इतने सारे क्वालिटीज हैं तो ये इस प्रकार का कॉन्सेप्ट हो सकता है। फिर उसके दूसरे उदाहरण में भी ये क्वालिटीज हमको मिल रहे हैं तो इस प्रकार का उदाहरण हो सकता है। ये एक तरीका है। तो सबसे पहले जो फेज आता है उस फेज में टीचर इतना ही काम करता है। दूसरे फेज में टीचर स्टूडेंट से कहते हैं कि अगर आप लोगों ने उन उदाहरणों के या एग्जाम्पलरों के आधार पे कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो बताइए कि वो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। स्टूडेंट्स बताते हैं कि उन लोगों ने किस प्रकार के कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई किया, लेकिन इसमें टीचर अपनी तरफ से हाँ या ना अफर्मेशन नहीं देते हैं। वो उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल्स सामने रखते हैं जिनमें किसी प्रकार का मार्क नहीं रहता है, मतलब यस या नो का मार्क नहीं रहता है। और स्टूडेंट से यह कहा जाता है कि अब आप खुद इसको कैटेगराइज करिए कि इसमें कौन सा आपके कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठ रहा है या कौन सा नॉन एग्जाम्पलर है। स्टूडेंट्स उस चीज को करते हैं और उसके बाद फिर टीचर कंफर्म करते हैं कि उन लोगों ने जो कॉन्सेप्ट कहा है या जिस कॉन्सेप्ट का नाम लिया है वो कॉन्सेप्ट सही में उसी कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहे हैं या नहीं। अगर तो स्टूडेंट्स के जवाब सही हो जाते हैं तो फिर उन लोगों से पूछा जाता है कि अब आप उस कॉन्सेप्ट से आधारित अपने से कुछ उदाहरण हमारे सामने पेश करिए। इससे यह समझ में आ जाता है कि हाँ, उन्होंने सही में कॉन्सेप्ट्स, उसके एट्रीब्यूट्स और उनके एट्रीब्यूट वैल्यूज को अटेन कर लिया है। और जो उस क्लास के दौरान जो सबसे अंतिम भाग आता है वो ये कि कॉन्सेप्ट तो अटेनमेंट हो गया, लेकिन आपने किया कैसे। आपने एग्जाम्पलर्स को जब देखा तो आपके दिमाग में क्या आया कि इसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स को आपने आइडेंटिफाई किया, फिर उसको आपने कैसे कैटेगराइज किया। अगर नॉन एग्जाम्पलर को आपने हटा दिया तो किस बेसिस पर हटाया, उसका आधार क्या था। अगर हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी की भाषा में कहें तो सिंपली हम ये कहेंगे कि एग्जाम्पलर्स को और नॉन एग्जाम्पलर्स को देख के बच्चे अपना हाइपोथेसिस कैसे बनाते हैं और उन हाइपोथेसिस को बाद में एग्जाम्पल्स के आधार पे कंफर्म कैसे या वेरीफाई कैसे करते हैं, ताकि वो एक कॉन्क्रीट रिस्पॉन्स या कॉन्क्रीट आउटकम में पहुंच सके कि हाँ, ये एग्जाम्पलर्स इन कॉन्सेप्ट से संबंधित है और ये नॉन एग्जाम्पलर्स इस कॉन्सेप्ट से संबंधित नहीं है। इस पूरे प्रकरण को, जो फ्लो ऑफ एक्शन है क्लास के दौरान, इसको टीचिंग मॉडल की भाषा में कहा जाता है सिंटेक्स। इसके बाद आता है सोशल सिस्टम, मतलब क्लास में टीचर और टॉट या स्टूडेंट्स का रिलेशनशिप कैसा है। सिंपल सी बात है, टीचर एग्जाम्पलर्स प्रेजेंट करता है और स्टूडेंट्स के एक्टिविटीज को देखता है तो वो एक रिकॉर्डर है, इसमें कोई शंका नहीं। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखता है कि स्टूडेंट्स जो हाइपोथेसिस बना रहे हैं और वो जो एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्या वो सही ट्रैक पे जा रहा है, सही पाथ पे जा रहा है। मतलब रिकॉर्डर के साथ साथ वो वहां पे एक मॉनिटर का भी काम करता है कि जिस प्रकार से स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं उसको कैसे मॉनिटर किया जाए। और जरूरत पड़ने पे टीचर वहां पे स्टूडेंट्स को एडिशनल डेटा सप्लाई करता है, जैसे कि हमने सेकंड फेज में देखा सिंटेक्स के कि बाद में विदाउट मार्क कुछ एग्जाम्पल्स वो स्टूडेंट्स के सामने पेश करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सप्लाइंग एडिशनल डेटा। जरूरत पड़ने पे एडिशनल डेटा देते हैं या कुछ प्रॉम्प्ट्स देते हैं एट्रीब्यूट्स के बारे में, ताकि स्टूडेंट्स उन एट्रीब्यूट्स को या उन एट्रीब्यूट्स के आधार पे कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई कर सके।
तीसरा होता है सपोर्ट सिस्टम, मतलब पूरे क्लास के दौरान जितनी भी एक्टिविटीज होंगी उसके लिए टीचर और स्टूडेंट के अलावा और ऐसे किस चीज की जरूरत पड़ती है जिससे कि ये पूरा टीचिंग मॉडल के माध्यम से कॉन्सेप्ट को अटेन करने में कुछ सहायता प्राप्त हो, जिसको हम लोग कहते हैं टीचिंग मॉडल की भाषा में सपोर्ट सिस्टम। जैसे कि आपने देखा फ्लो ऑफ एक्शन या सिंटेक्स में कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स की जरूरत पड़ती है। जरूरत पड़ने पे टीचर्स एडिशनल एग्जाम्पल्स देते हैं और कुछ प्रॉम्प्ट्स या क्यूज देते हैं कॉन्सेप्ट के एट्रीब्यूट के बारे में। तो सपोर्ट सिस्टम हमारा यही है कि कुछ वेल नोन डेटा सोर्स हमारे पास होना चाहिए जिसके एट्रीब्यूट्स दिख जाएं, जिस एट्रीब्यूट्स को बच्चे आइडेंटिफाई कर पाएं, और हर एक एट्रीब्यूट का कुछ आइडेंटिफिएबल वैल्यू होना चाहिए। एट्रीब्यूट समझ में आ रहा है लेकिन उस एट्रीब्यूट को हम लिखे कैसे, पहचाने कैसे, ये नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एट्रीब्यूट्स बहुत ही क्लियर कट विद आइडेंटिफिएबल वैल्यूज के साथ हमारे सामने प्रेजेंट होने चाहिए। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। टीचर स्टूडेंट्स के रिएक्शन में कैसे अपने आप को एडजस्ट करेगा या वो कैसे स्टूडेंट्स के रिएक्शन के अगेंस्ट अपना रिएक्शन देगा। बहुत सपोर्टिव होना चाहिए इस मॉडल के लिए टीचर को। स्टूडेंट्स गलत भी हैं तो वहां पे प्रॉम्प्ट देकर उनको सुधारना चाहिए, आप गलत हैं, आपका ये कॉन्सेप्ट सही नहीं जा रहा है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। टीचर मस्ट बी सपोर्टिव, खासतौर से स्टूडेंट्स के हाइपोथेसिस के केस में, कि वो जो हाइपोथेसिस बना रहे हैं अगर वो गलत भी है तो कहाँ पे गलत है। टाइमली प्रॉम्प्ट करिए, टाइमली क्यूज दीजिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिए और एक सपोर्टिव रोल अदा करिए। अब हम देखते हैं कि एक टीचर के लिए कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल क्लास में जाने के पहले और विद इन द क्लास उसको क्या तैयारी करनी पड़ती है। सबसे पहले टीचर अगर कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल का इस्तेमाल करना चाहता है अपने विषय में तो उसको पहले यह समझ लेना चाहिए कि वो किस कॉन्सेप्ट को इस मॉडल के माध्यम से पढ़ाना चाहता है। कॉन्सेप्ट्स को डिटरमाइन कर लो, हाँ हम इस कॉन्सेप्ट को ही क्लास में पढ़ाएंगे। फिर उस कॉन्सेप्ट को डिफाइन भी, क्लियर कट डेफिनेशन उसका होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स जब आउटकम में आएंगे अपने हाइपोथेसिस को वेरीफाई करके तो उनके सामने वो डेफिनेशन होना चाहिए जिसके आधार पे वो कॉन्सेप्ट को अटेन करेंगे। उसके बाद जिस कॉन्सेप्ट को पढ़ाना चाह रहा है टीचर, उस कॉन्सेप्ट के एट्रीब्यूट्स के बारे में वो खुद क्लियर हो और एट्रीब्यूट्स क्लियरली उसके लिस्टिंग कर ले और हर एट्रीब्यूट से संबंधित कुछ क्लियर एग्जाम्पलर्स, पॉजिटिव एग्जाम्पलर्स उसके सामने होने चाहिए, एज वेल एज नेगेटिव एग्जाम्पलर्स भी होने चाहिए। क्योंकि माना जाता है किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जितने उदाहरण सहायक होते हैं उतने ही उदाहरण नहीं है ऐसे चीज भी सहायक होते हैं, ताकि हम कॉन्सेप्ट्स के अंतरों को समझ सकें। और जब आप क्लास में चले जाते हैं इतना चीज करके, कॉन्सेप्ट डिटरमाइन करके, उसका डेफिनेशन तैयार करके, उसके एट्रीब्यूट्स को क्लियर करके और उसके पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव या नेगेटिव एग्जाम्पलर्स को साथ में लेकर जब आप क्लास में जाते हैं तो सबसे पहले आप स्टूडेंट्स को बताइए कि इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं, या एक हिंट दीजिए कि आज हम किस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पलर्स को ब्लैक बोर्ड में या अपने पास जो भी टीचिंग मॉडल्स होंगे या टीचिंग एड्स होंगे उनके आधार पे उसको डेवलप करिए। और डेवलप करने के बाद स्टूडेंट से पूछिए कि इन एट्रीब्यूट्स के आधार पे कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन क्या होना चाहिए, और जरूरत पड़ने पे एडिशनल एग्जाम्पल्स सप्लाई करिए, ताकि एट लास्ट जो डेफिनेशन आपने बनाया हुआ है कॉन्सेप्ट्स के बारे में वही डेफिनेशन स्टूडेंट से भी आप निकाल के लेके आ सको, और तभी कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल अपने पूरे के पूरे एम को अचीव कर पाएगा। इससे एक चीज समझ में आता है कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट का नाम बताना है और एग्जाम्पलर्स या एट्रीब्यूट्स और एट्रीब्यूट वैल्यूज ही स्टूडेंट्स के सामने रखने हैं। बाकी पूरा काम कॉन्सेप्ट के एट्रीब्यूट वैल्यू के आधार पर हाइपोथेसिस तैयार करना और फिर उसको आइडेंटिफाई करना और फिर उसको रीडिफाइन करना, ये स्टूडेंट का काम है। जाहिर सी बात है, इससे इतना तो तय है कि स्टूडेंट्स को इंडक्टिव थिंकिंग में इस मॉडल के माध्यम से बहुत ज़्यादा मदद मिलती है और ये बाद में चल के हायर क्लासेस में बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। थैंक यू।